नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 का टेस्ट 5 लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्ज़ाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं और उससे रिलेटेड मैं कुछ आपको फैक्ट भी बताऊंगा, जिसको मैं आपको चारों ऑप्शन से लिंक करा के बताऊंगा कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो कहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन भी आपको दूर करते चलेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिए तथा जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी वीडियो उनको भी मिलती रहे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रामगिरी की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो आप बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं: विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल और सह्याद्री। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रामगिरी की जो पहाड़ी है वो किसकी है? विंध्याचल का भाग है। विंध्याचल की पहाड़ी जो है यहाँ पर गुजरात है आपका। गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से होते हुए बिहार के कैमूर पहाड़ी तक ये विस्तृत है। और इसमें जो है कि जो मैहर माही की जो बड़ी देवी हैं उनकी जो है सतना के पास में मूर्ति जो बनी हुई है, इसी जो है विंध्याचल पहाड़ पर ही स्थित है। सतपुड़ा की बात करते हैं तो सतपुड़ा जो है आपका जो है यहाँ गुजरात से, महाराष्ट्र से होते हुए छोटा नागपुर के पठार तक मतलब फैला हुआ है। सतपुड़ा की पहाड़ में जो है आपका पंचमढ़ी जो प्रसिद्ध स्थल है वो स्थित है। और सतपुड़ा का एक भाग है महादेव पहाड़, तो उसमें जो है अमरकंटक के पास से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, और पूर्व उत्तर की ओर बात करेगा तो सोन नदी, और पूर्व की बात करेगा तो महानदी निकलती है। और यहाँ पे जो है सतपुड़ा का एक मैकाल पर्वत है जो वहाँ का सबसे ऊँची चोटी उसकी कौन है? धूपगढ़, जो कि सबसे ऊँची चोटी है। और धूपगढ़ पहाड़ स्थित है। और मैकाल पर्वत की बात करते हैं तो मैकाल पर्वत पे ही धूपगढ़ चोटी है जो कि सतपुड़ा का ही भाग है। सह्याद्री की अगर बात करते हैं तो जो ये पश्चिमी घाट है, ये महाराष्ट्र का जो पार्ट होता है, महाराष्ट्र ले लेकर गोवा तक के पार्ट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ये पश्चिमी घाट का ही भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैं आपको चारों ऑप्शन भी करेक्ट कराते हुए चलता हूँ कि जिससे एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उससे कई फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? तो आप बताइए, गंगा भागीरथ हुगली जलमार्ग, या ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, या केरल तटीय जलमार्ग, या जो गोदावरी कृष्णा बेसिन जलमार्ग है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल तटीय जो है नहर जलमार्ग है। यहाँ पे केरल है, यही जो है कोट्टम को कहाँ से जोड़ता है? कोट्टापुरम को कोल्लम से जोड़ता है। अगर पूछे कि भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना जो कौन है नहर, तो आप बताएंगे इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक बनी, जो कि 1600 किलोमीटर लंबी है। ये भारत की सबसे बड़ी है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी हुई है, वो भारत की दूसरी है। और यहीं से जो है गोदावरी कृष्णा भी बेसिन में है, यहाँ पर तीसरी नंबर पे ये है। तो ये आपका कुछ फैक्ट हो गया। अगर पूछेगा कि यहाँ हल्दिया से जो वहाँ पर जाता है इलाहाबाद 1600 किलोमीटर में, ये भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना एक राजदूत भेजा था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये जब उस समय विदेश की बात होती है तो उससे यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांस है। हरिहर प्रथम ने, बुक्का प्रथम ने, कृष्णदेव राय ने तथा सालुक नरसिंह ने। बताइए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुक्का प्रथम। इसने वेद प्रतिष्ठापक का उपाधि धारण किया था और इसी के पुत्र ने इसी के समय मदुरा को जीता था। और इसकी जो है एक बहुत ही जो गंगा देवी थी, इन्हीं की पुस्तक था मदुरा विजयम में इसका वर्णन किया गया। इसी ने लगभग 1557 या 58 के आसपास अपना राजदूत बना के कहाँ भेजा था? 1357 के आसपास कहाँ पर भेजा था? चीन अपना जो है राजदूत। ये दक्षिण भारत का राजवंश था जो कि गोदावरी तुंग जो कृष्णा नदी है और तुंगभद्रा नदी के द्वार पर बसा हुआ था। कौन सा? विजयनगर। इसकी राजधानी हम्पी थी, जो कि अभी भी है और यूनेस्को के जो है वर्ल्ड हेरिटेज जो वर्ल्ड साइट है उसमें शामिल है। यहाँ के सबसे महानतम राजा थे कृष्णदेव राय, जो इसमें अष्ट जो है दिग्गज यहाँ रहते थे। और इन्हीं के समय जो है इन्होंने विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। कहाँ पर? हम्पी में। और नागलपुर नगर की जो है स्थापना कराए थे। अतुल मालक जो है इनकी पुस्तक का नाम है। और जो ये बुक्का प्रथम थे, इन्होंने चीन में अपने राजदूत भेजे थे। और हरिहर प्रथम जो है, ये जो है हरिहर और बुक्का ने मिलकर
विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के नाम से स्थापना किए थे। ठीक, अगला देखते हैं। मुगल काल के निम्नलिखित किस युद्ध को कालक्रम व्यवस्थित करिए कालक्रम अनुसार। तो पहला है घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध या सामूगढ़ का युद्ध। आप इसमें बताइए कौन सा आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो आप देखते हैं खानवा का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। कब? 1527 ईस्वी को हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी को हुआ था। महमूद लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। चौसा का युद्ध अगर पूछेगा तो 1539 हो जाएगा, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध पूछेगा तो कब हो जाएगा? 1658 ईस्वी को। किसके किसके बीच में? ये औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य हुआ था। तो पहला हो जाएगा आपका खानवा का, दूसरा घाघरा का, तीसरा आपका हो जाएगा चौसा का, चौथा ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? पहला ऑप्शन। दूसरा पहला और तीसरा चौथा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताइए। महावीर त्यागी, जो है NKP साल्वे, प्रोफेसर एस खुसरो या YV रेड्डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका YV रेड्डी। ये एक IAS ऑफिसर थे। इन्होंने पहले ये भारत के वित्त जो RBI होता है, भारतीय रिजर्व बैंक, ये गवर्नर भी रह चुके थे। और 2015 से 2020 इन्होंने कार्यकाल के दौरान ये जो है कौन थे? वित्त आयोग के 14वें जो है अध्यक्ष थे वित्त आयोग के। अगर पूछेगा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो NK सिंह है। इनका कार्यकाल कब है? 2020 से लेकर 2025 के बीच में। अब पूछता है कि वित्त आयोग जो है किस अनुच्छेद में रखा गया है भारतीय संविधान में? तो अनुच्छेद 280 में रखा गया है। और वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है या इसकी जो नियुक्ति कौन करता है इसके अध्यक्ष की? तो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। तो राष्ट्रपति कौन है हमारे? तो रामनाथ कोविंद। किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये 15वें नहीं 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक, नंबर जरूर से आप याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री किस नंबर के हैं? 15वें नंबर के माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। 13वें नंबर के हमारे उपराष्ट्रपति हैं कौन? वेणुगोपाल राय। अगला देखते हैं। बताइए, जो रायपुर जिले में निम्न स्थानों पर सीमेंट कारखाने हैं, कहाँ पे? हिरमी में है, बैकुंठ में है, जामुल में है या फिर हिल्दा नेवरा में है? करेक्ट आंसर बताइए आपका। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी भी है, यहाँ पर ये सभी उद्योग फेमस हैं। ठीक, अगला देखते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे ने किस राज्य में सबसे लंबी विद्युतकृत सुरंग ओबे थावरीपल्ली वेंकट चमन का निर्माण किया है? तो बताइए कहाँ से? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु? तो ये तमिलनाडु में नहीं, आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? कौन सी पहली विद्युतकृत सुरंग है? कौन? ओबू थावरपल्ली वेंकट चमन। ठीक, चलम है। अगला देखते हैं। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। किस नदी पर बनाई जाती है? ये एग्जाम में न जाने कितनी बार क्वेश्चन आए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बड़ी परियोजना है। तो इसलिए बताइए किस नदी पर बनी हुई है? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या सबरी नदी पर? तो ये जो परियोजना है ये गोदावरी नदी पर बनी हुई है। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी को जोड़ने वाली ये परियोजना है, जो कि नदी जोड़ो परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। कृष्णा नदी की अगर बात करते हैं तो गोदावरी नदी पर जायक जाफड़ी भी है, पोलावरम परियोजना है। कृष्णा नदी पर अगर बात करें तो अलमाटी है, कर्नाटक में, नागार्जुन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। नागार्जुन सागर ये बहुत बड़ी बांध परियोजना है। अगला देखते हैं तुंगभद्रा बांध पर। तुंगभद्रा ये बांध परियोजना स्थित है। और सबरी पे सबरी नदी पर सबरी बांध परियोजना स्थित है, जो कि उड़ीसा में बहती है। अगला देखते हैं। विमान वाहक पोत विराट से संबंधित निम्न कथनों पर सही का चयन करिए। जो विराट है हमारा युद्ध पोत है, उसके बारे में आपको बताना है कि क्या सही है। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बताइए, इसे वर्ष 1959 में रूस की सेना में तैनात किया गया था, ये हो जाएगा। या वर्ष 1980 में इसका आधुनिकीकरण करके इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसे भारतीय नौसेना ने वर्ष 2019 में इसे सेवानिवृत्त कर दिया था। या पहले इसका नाम HMS हर्मस था? बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पहला नाम HMS हर्मस था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विराट का। तमिलनाडु ने यवन तितली को राजकीय तितली घोषित किया। यह किस क्षेत्र के स्थानीय प्रजाति है?
करेक्ट आंसर बताइए। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार या पूर्वोत्तर हिमालय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी घाट। पूर्वी घाट कहाँ पे, जैसे ये मान लीजिए भारत का मैप है और पूर्वी घाट का इस साइड है, तो यहीं पे यवन तितली पाई जाती है, जो कि तमिलनाडु ने अपना राष्ट्रीय जो है घोषित किया है। और इसमें जो है जो पश्चिमी घाट है इस साइड पाचित है, तो इसको हॉट स्पॉट भी घोषित किया गया है। इसी में शांत वैली स्थित है। अंडमान निकोबार में भी इसको हॉट स्पॉट माना जाता है। और अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, तो ये पोर्ट ब्लेयर है। और पूर्वोत्तर हिमालय की अगर बात करें तो इसमें यहाँ पर जो है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड इस तरह के जो आते हैं, ये पूर्वोत्तर हिमालय का पार्ट है। अराकान योमा इसकी एक श्रेणी है जो कि म्यांमार को भारत से अलग करती है। अगला देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ओजोन की परत की क्षय को रोकना, दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग या आम्ल वर्षा या फोटोकेमिकल स्मॉग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन परत की क्षय को रोकना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा यहाँ पर है। कनाडा के एक द्वीपीय शहर है जो कि सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीपीय जनसंख्या वाला जो है स्थान है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987 ईस्वी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और 16 सितंबर 1987 को ये बात रखी गई कि अब जो है ओजोन परत का क्षरण को रोकना है और अगले 10 साल तक क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन गैस होती है उसको भी कम करना है। तो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित हो गया, ओजोन परत की क्षय से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 ईस्वी को, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग किससे संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल में कब हुआ था, 1992 ईस्वी को। कब, क्योटो शहर कहाँ पर है, जापान में है। इसी पर ग्लोबल वार्मिंग की बात करी थी क्योटो प्रोटोकॉल में। अम्ल वर्षा कहाँ पर ज़्यादा होते हैं, अम्ल वर्षा जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं पृथ्वी के, जैसे नॉर्वे हो गया, कनाडा हो गया, रसिया हो गया, वहाँ पर अम्ल वर्षा ज़्यादा होती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। आंसर बताइए। पुष्पमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र या वासुदेव। अगर करेक्ट आंसर आपका देखते हैं तो कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। यह सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसकी क्योंकि इसमें देखिए गौतमी पुत्र लगा है, इसकी माता का नाम गौतमी बलवृषि था। नासिक अभिलेख से पता चलता है इसने जो दक्षिण भारत पे संपूर्ण विजय प्राप्त कर लिया था और ये महानतम शासक था। इसने जो है वर्ण व्यवस्था को कायम रखा और इसे ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण की संज्ञा भी दिया जाता है। और इसके जो है जो बल्लभी ऋषि हैं, जो बल्लभी ऋषि इसकी माता थी, उसके नासिक अभिलेख से ये हमको पता चलता है। इन्होंने पहली बार भूमिदान की प्रथा भी शुरू की थी। और अगर बात करते हैं पुष्पमित्र शुंग, इसी ने 184 ईसा पूर्व जो है मौर्य वंश के शासक थे, उनकी हत्या करके उनका सेनापति था। पूछा जाता है कि ये मौर्य वंश का जो बृहदत्त था उसकी हत्या की थी, तो ये उसका मंत्री था, महामंत्री था या सेनापति था, तो ये उसका सेनापति था। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और लोग वहाँ पर लगा के आते हैं इसका अमात्य या प्रधानमंत्री था, नहीं, ये उसका सेनापति था। इसने उसकी हत्या करके पुष्प शुंग वंश की स्थापना की। इसने 2 अश्वमेध स्थापित किए थे और किसने कराया था, जो कि पतंजलि जो ये पुस्तक है ये जो है लिखे थे, उन्होंने ही इसकी जो है 2 अश्वमेध याग कराए थे पतंजलि। इसी के समय जो है 2 बार जो है जो मेलेंडर शासक था शुंग वंश, वो शक वंश का, उसको ये पराजित भी किए थे। और खारवेल की अगर बात करते हैं तो खारवेल में कलिंग के युद्ध का वर्णन है। इसके हाथी गुम्बा अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में पता चलता है कि भारत में पहली बार नहर कलिंग में खोदा गया था और यहाँ से जिनसेन की मूर्ति कौन उठा ले गया था, तो आप बताएं कि महापद्मनंत। और सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात है कि यहीं से उड़ीसा के हमको जानकारी मिलती है उसके इतिहास की। और खारवेल के ही हाथी गुम्बा अभिलेख से सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि पहली बार यहाँ पर भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। अगर पूछेगा किस अभिलेखी साक्ष्य में भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है, तो खारवेल के हाथी गुम्बा अभिलेख में। ठीक, और देखते हैं कि वासुदेव, तो ये कर्ण वंश का शासक था वासुदेव। अगला देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो टीम को हराकर किसको बने थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कि जवाहरलाल नेहरू को, कि सीतारमैया को, पी सीतारमैया है, कि राजगोपालाचारी हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पी सीतारमैया। ये गांधी जी के समर्थक थे, गांधी जी ने उनको समर्थन दिया था और इन्होंने 1939 ईस्वी की त्रिचौरी अधिवेशन में
सुभाष चंद्र बोस से ये हार गए थे, तो सुभाष चंद्र बोस इसमें अध्यक्ष हुए, लेकिन कुछ मतभेद के कारण इन्होंने यहाँ से त्यागपत्र दे किया और यहाँ इन्होंने इसको आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और इन्हें पहली बार मूल अधिकारों की बात कही गई थी। जवाहरलाल नेहरू 2 बार किए हैं। कब ये 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुके हैं। एक बार कब ये थे 1929 में, जिसने पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। एक बार 1936 ईस्वी में किए थे, एक बार और किए थे जो है, तो 3 बार जो है ये किए थे। और इन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किए थे लाहौर अधिवेशन में। पी सीतारामैया अध्यक्ष नहीं बन पाए, बाद में बने जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ये अध्यक्ष थे। और श्री राजगोपालाचारी की अगर बात करते हैं तो ये भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट था, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगला देखते हैं, इब्न बतूता जो कि प्रसिद्ध अरब विद्वान एवं यात्री था, कहाँ का था? मोरक्को का था। तो मोरक्को देश कहाँ पर है? अफ्रीका में। यहाँ पर पश्चिमी एशिया में जो है, पश्चिमी जो इसकी पार्ट है उसमें मोरक्को देश है। इसकी राजधानी क्या है? रबात है। ठीक, यहीं से होते हुए ये अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए ये भारत में आया था। और किसके शासनकाल में आया था? ये उत्तर पूछ रहा है कि प्रसिद्ध जो है किसके शासनकाल में आया था? गयासुद्दीन बलबन, हुमायूं, मोहम्मद बिन तुगलक या शेरशाह सूरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको MBT के नाम से भी जानते हैं। इसके शासनकाल में कब आया था? 1333 ईस्वी का आया था। इसने रेहला नामक बुक भी लिखी थी। इसकी पुस्तक का नाम है रेहला, है किसकी? इब्न बतूता के। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपना राजदूत बना के कहाँ पर भेजा था? चीन में भी भेजा था। और जो है मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करते हैं तो इसने पहली बार किसानों के लिए दीवान कोही नाम के जो है किसान के लिए कृषि विभाग की स्थापना की थी। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ये भी कहा जाता है कराची अभियान इससे संबंधित है। इसने जो है मिश्रित युक्त किसके तांबे का सिक्का भी चलवाया था, तांबे और सोने का सिक्का चलवाया था, मिश्रित युग। ठीक, इसका 5 अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और त्रिगुट जो शासन था उसमें, जो कि वहाँ के तजाकिस्तान जो है, तुर्कमेनिस्तान, वो सब पढ़ते हैं मध्य एशिया से। इन्होंने युद्ध के लिए सेना बनाई थी। तो 5 अभियान था इसको। और एक अभियान था, इसने दोआब में कर वृद्धि कर दी, जो कर वृद्धि को समाप्त कर दिए थे पैसा देकर, उससे ये संबंधित है। तो 5 अभियान इसका महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन मूर्खतापूर्ण 5 अभियान किए थे? तो यही 5 अभियान किए थे। अगर बात करते हैं हुमायूं के, तो हुमायूं ऐसा पहला शासक था दिल्ली सल्तनत से और उस मुगल काल तक मध्यकाल का, जो कि पहली बार सोने के सिक्के चलवाए थे। और इसी के काल में मुगल चित्रकला का भी विकास हुआ। और हुमायूं को पूछता है कि हुमायूं नामा बुक कितने लिखी थी? तो ऑप्शन में रहता है हुमायूं। तो ज़्यादातर लोग हुमायूं मार के आते थे, नहीं, हुमायूं नहीं, वो गलत आंसर हो जाएगा। इनकी बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने हुमायूं नामा नाम की पुस्तक लिखी थी। ठीक, अगर बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक ऐसा प्रथम शासक था। ये जो है तुगलक वंश का संस्थापक था। इसने पहली बार अपने जो है भारत में नहर की स्थापना की थी, जो कि मध्यकाल में पहली नहर की स्थापना की थी। और बात करते हैं शेरशाह सूरी को, तो ये अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए भी जाना जाता है। इसने रुपया नाम का सिक्का चलवाया था। और इन्होंने जो है जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इसका जो है निर्माण कराया था। ग्रैंड ट्रंक रोड जो GT रोड के नाम से भी जाना जाता है, कौन निर्माण कराया था? शेरशाह सूरी। और रुपया नाम का सिक्का भी इसने चलवाया था। ये अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए विख्यात है, क्योंकि इसने जो है जो सिकंदरी गज होती है उसका उपयोग भी इसी ने किया था। अगला देखते हैं, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय में आक्रमण किया था? तो ये चंगेज खां कहाँ का शासक था? मंगोलिया का शासक था। इसी ने जो है किसके समय में भारत पर आक्रमण किया था? तो किसके समय में किया था बताइए? बलबन के समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में, इल्तुतमिश के समय में, या फिर बाबर के समय में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के समय। उस समय इन्होंने 1225 ईस्वी के आसपास भारत में आक्रमण किए थे, लेकिन इल्तुतमिश की चालाकी के कारण ये इस पर जो है उससे संधि कर लिए थे, इसलिए भारत पर आक्रमण नहीं हो पाया। इल्तुतमिश जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, इसने जीतल तथा टका नाम का सिक्का चलाया था। इनकी पुत्री का नाम क्या था? इनकी पुत्री का नाम था रजिया सुल्ताना, जो कि मुस्लिम मध्यकाल की प्रथम मुस्लिम शासिका भी थी। और इल्तुतमिश को मकबरा का जनक कहा जाता है, मकबरा शैली का इनको जनक भी कहा जाता है। और इसने सबसे जो
तुर्क चहलगानी होती है 40 इकता प्रथा, 40 तुर्क चहलगानी तो जो 40 सरदार रहते थे उसकी जो है इकता प्रथा, जो ये इकता प्रथा थी और यह तुर्क चहलगानी किसने स्थापना की थी, कौन, इल्तुतमिश ने। अच्छा, इसको नष्ट कौन किया या इसको विघटन कौन किया, तो बलबन ने किया था। अगर बात करते हैं बलबन की तो बलबन ने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में शासन किया था और इन्हें जिले इलाही ये अपने नियामती खुदाई नाम का जो है शब्द चलवाए थे और सिजदा पाबोस भी इन्होंने शुरू कराए थे और फारसी एक त्यौहार होता है नवरोज की भी इन्होंने शुरुआत करी थी, कौन, बलबन। ठीक है, और देखते हैं कि ये फिरोज शाह तुगलक इन्होंने दिल्ली जो सल्तनत का जो है जर्जिया कर इन्होंने समाप्त कर दिया था और इनके स्थान पर 4 कर लगाए थे, 24 करों को इसने समाप्त किया था और 4 कर दिल्ली सल्तनत में लगाए थे और जिसमें से अगर बात करते हैं इन्हें 300 नगर की स्थापना की थी, जैसे फिरोज शाह, कोटला, फिरोजाबाद और जौनपुर। जौनपुर में अटाला मस्जिद फेमस है। और अगर बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक इन्होंने जो है इनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा अगर गुलाम की बात करते हैं तो 1,80,000 गुलाम किसके शासनकाल में थे, फिरोज शाह तुगलक के समय में। इन्होंने दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान और दफ़ाए सर्ब जो है इस दीवाने बंदगान जो कि गुलामों के लिए था, दीवाने खैरात जो कि स्त्रियों के शादी विवाह के लिए, विधवा के लिए था और रोजगार प्रथा की भी इन्होंने स्थापना की थी। जो रोजगार जो इस समय इतने चल रहा है रोजगार कार्यालय की भी फिरोज शाह तुगलक ने शुरुआत की थी और इन्होंने हर्ब सर्ब एक सिंचाई जो है कर भी लगाए थे, इसको कहते हैं हर्ब सर्ब। अगर बात करते हैं तो बाबर के मुगल सल्तनत का स्थापना किए थे इन्होंने 1526 के ईस्वी में, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध था। इसमें जो इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सल्तनत की स्थापना किए थे। अगला देखते हैं, देश के लौह अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत भाग छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, तो बताइए 23%, 18.5% या 12.5% या 28.5%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो है लौह भंडार में अगर भंडार की दृष्टि से ये तीसरे स्थान पे, उत्पादन की दृष्टि से 5वें स्थान पे है। करेक्ट, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 18.5। आगे देखते हैं, लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बताइए करेक्ट आंसर। अब लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिमी घाट में, अरुणाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा कहाँ पर, ये उत्तराखंड में है। यहीं से जो है जो कहते हैं मानसरोवर झील जो कैलाश पर्वत की हम यात्रा करते हैं इसी लिपुलेख दर्रे से चीन होते हुए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कौन दर्रा है, एक शिवकिला तथा बोमडिला। शिवकिला दर्रे से सतलज नदी प्रवेश करती है भारत में, यहीं से चीन से जोड़ने वाली एक मार्ग भी बनी है जो कि तिब्बत जाती है। पश्चिमी घाट में अगर बात करते हैं तो कौन दर्रा है, पश्चिमी घाट में भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांगला, यांगला पा ये सब दर्रे हैं। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। अगर उत्तराखंड में बात करें तो यहाँ पर जो है लिपुलेख मानाला दर्रा स्थित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सम्मिलित मतलब जो है सूची सही है, तो आप बताइए। लोकटक झील कहाँ पर, मणिपुर में, उदय सागर आंध्र प्रदेश में, डिंडवाना हरियाणा में या फिर कोलोरू उड़ीसा में, तो बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। ये जो है मणिपुर में लोकटक जो झील है इसी के ऊपर केबुल लामजाओ एक पार्क है जो कि तैरता हुआ पार्क है, जो विश्व का सबसे पहला पार्क है। ऐसा कोई पार्क नहीं है जो कि तैरता हुआ पार्क है, इसमें संगाई हिरन पाई जाती है इसलिए ये भी फेमस है। उदय सागर की बात करते हैं तो यह राजस्थान में, डिंडवाना भी राजस्थान में है और कोलेरू झील की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुरोध के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है, तो बताइए। अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 339 या अनुच्छेद 240। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200 में ये राष्ट्रपति को कोई भी जैसे सलाह लेने के लिए ये अपना भेज सकता है। अगर बात करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो गवर्नर की नियुक्ति करते हैं हमारे माननीय राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करते हैं। किस अनुच्छेद में, 153 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है
और ये जो है जो राज्य होते हैं उसके प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत। और इसका शपथ कब होता है? अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं और 72 अनुच्छेद के तहत मृत्युदंड की सजा को ये माफ करते हैं। और 143 के तहत राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 143 है, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। और संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में बुलाते हैं? तो 108 के तहत राष्ट्रपति जब राज्यसभा और लोकसभा में कोई विवाद हो जाता है तो संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ये राष्ट्रपति से कुछ संबंधित अनुच्छेद है, ये हर हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं, जास्कर पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? बताइए। जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, असम में या फिर सिक्किम में? अगर बात करते हैं तो जास्कर श्रेणी ये हिमालय का पार्ट है, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगर बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर है। और ये जो है जास्कर है, यहाँ पर काराकोरम है और फिर लद्दाख और फिर जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है। कहाँ पर? ये आपका काराकोरम हो गया। यहीं पर KV-KII जो कि भारत का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भी है, यह जास्कर है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है जो कि विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली पहाड़ी भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पर बात करते हैं उत्तराखंड में आपका हिमनद है। कौन? गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ। और यहीं पे जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी स्थित है। उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहते हैं, जो चमोली में उत्तराखंड की फूलों की घाटी स्थित है। और असम की बात करते हैं तो इसमें मिसमी पहाड़ियाँ हैं, रेकमा, मिरमी, ये सब पहाड़ियाँ कहाँ पर? असम में स्थित हैं। अगर बात करते हैं सिक्किम में, तो सिक्किम में आपका कंचनजंगा स्थित पहाड़ी है जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पे जेमू ग्लेशियर, यहाँ से तीस्ता नदी निकलती है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क भी सिक्किम में स्थित। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। अगर बात करते हैं तो ये हमारा बांग्लादेश है। तो बताइए करेक्ट आंसर। पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम या मेघालय? त्रिपुरा, असम, सिक्किम या पश्चिम बंगाल? अगला है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा? अगला है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम या सिक्किम? तो देखिए यहाँ पर असम हो जाएगा आपका, यहाँ पर मेघालय हो गया, यहाँ पे आपका जो है असम हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और ये त्रिपुरा। तो किस ऑप्शन में है? तो ये तीसरे वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। बस तो यही था कुछ क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही मैं लिंक करा के फैक्ट आपको याद कराते रहूँगा। क्वेश्चन तो 21 है, लेकिन हम कल लगभग आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। वीडियो भले ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन पढ़ने से कोई वीडियो बड़ा नहीं होता है। आपको जानकारी अच्छी हो जाए, इसीलिए मकसद से मैं ये सारे फैक्ट बता रहा हूँ। तो कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को ऐसे ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। और ऐसे ही टेस्ट आपको मिलती रहेंगी जब तक आपका 18 अप्रैल को एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।